हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछले लेक्चर में हम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या था और उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? ऑप्शंस क्या हैं? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा है भारत के बाहर हुई युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक और दो। तीसरा गलत है क्योंकि भारत से बाहर जो युद्ध लड़े जाते थे उसका भार होम चार्जेस पर नहीं था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। यहाँ आपको ध्यान रखना है होम चार्जेस के अंतर्गत आता क्या क्या था। तो आप देखिएगा क्या क्या आता था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को आपूर्ति की गई सैन्य व अन्य सामग्रियां, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, अन्य नाम भारत सचिव या भारत मंत्री का वेतन वर्ष 1919 तक, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। इतना चीज इसमें आता था, किसमें? होम चार्जेस में। अगला प्रश्न क्या है? शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शंस क्या है? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। दूसरा है ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजाति भेदभाव के लिए। तीसरा है ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए। चौथा है भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो इंपीरियल प्रेफरेंस किसके लिए यूज होता था? वो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए यूज होता था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? ऑप्शंस क्या है? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था ब्रिटिश शासन के दौरान। इसका कारण क्या था? धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ या स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? ऑप्शंस क्या है? अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो क्या क्या प्रमुख पेय पदार्थ थे? कपास, रेशम, सोरा और अफीम। आपको ध्यान रखना है कि 18वीं शताब्दी में नील भी निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। ध्यातव्य है कि इस काल में अफीम मुख्य रूप से चीन को निर्यातित की जाती थी। आगे है इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शंस क्या है? बेलेजली ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डफरिन ने। तो इस्तमरारी या अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लागू कब किया गया? 1793 में। इसको देख लेते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, चिर स्थायी बंदोबस्त, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी आदि क्षेत्रों में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। तो मतलब ये लागू कहाँ कहाँ हुई थी? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कितने परसेंट भाग पर लागू हुई थी? 19% भाग पर लागू हुई थी। और जो जमींदार थे वो जो लगान वसूलते थे उसका 10/11 भाग कंपनी को देते थे, 1/11 भाग अपने पास रखते थे। लागू हुई कब थी? 1793 में। लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ऑप्शंस क्या है? वॉरेन हेस्टिंग, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली। तो अस्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। आगे किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शंस क्या है? हॉल्ट मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की है। अगला प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? ऑप्शंस क्या हैं? जमींदारों से, मजदूरों से, किसानों से, व्यापारियों से। तो अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? जमींदारों से।
आगे अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ऑप्शंस क्या हैं? जमींदारों के साथ, मुकदमों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, किसानों के साथ। तो अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? ऑप्शंस क्या हैं? लॉर्ड जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो भारत में भू स्थायी राजस्व व्यवस्था किसने लागू की है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ऑप्शंस क्या है? 1787 में, 1789 में, 1790 में, 1793 में। तो अस्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ? 1793 में। अगला प्रश्न है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। ऑप्शंस क्या हैं? रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। तीसरा है, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। चौथा है, उपर्युक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो सही उत्तर इसका क्या है? आइए देखते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ अस्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकृत स्वीकार कर लिया गया। किसका स्वीकार किया गया है वास्तविक अधिकृत? जमींदारों का। जब तक कि वह लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते। और इनका अधिकार कब तक रहता? जब तक ये लगान एकत्रित करते और उसका 10/11 भाग सरकार को देते। आगे क्या है, लेकिन जमींदारी का भूक्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, धरती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब इतने कारण थे जिसके कारण ये मुकदमे बढ़ गए थे। आगे है, चिरस्थायी बंदोबस्त। 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? ऑप्शंस क्या हैं? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। दूसरा ऑप्शन क्या है? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तीसरा क्या है? यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। चौथा है, खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो ये पट्टा क्यों नहीं जारी किया गया? इसका सही ऑप्शन क्या है? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसमें कुछ चीज़ें और ध्यान देनी है जो आप देख लीजिए। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था और इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 में बंगाल रेंट अधिनियम, द बंगाल रेंट एक्ट पारित होने के बाद 3 दशक पहले कुछ जिलों में बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। तो कहाँ के लोग हिंसा का सहारा लिए? बंगाल बिहार और संथाल क्षेत्र के किसान। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ऑप्शंस क्या हैं? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना। दूसरा है, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। तीसरा है, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। चौथा है, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो सेटलमेंट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू क्यों किया गया? भू राजस्व के राजस्व का निर्णय करना। इसको ध्यान दीजिएगा कि इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। तो मतलब कंपनी के लिए एक निश्चित आय फिक्स करना ही बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का मुख्य उद्देश्य था। आगे है, किस साल में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये वर्ष हमसे पूछ रहा है कि किस वर्ष में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था। ऑप्शंस क्या दिया? 1885, 1889, 1886, 1900। तो कब ये किया गया? ये किया गया 1885 में। इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया,
जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। तो कब ये हुआ? 1885 में। आगे निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? यहाँ ध्यान दीजिएगा, रैयतवाड़ी पूछ रहा है आपसे। ऑप्शंस क्या हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। तो रैयतवाड़ी से संबंधित कौन कौन है? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, 2 और 3। आइए रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर थॉमस मुनरो ने इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। मुनरो के शिष्य एलिफिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र, 51% में शामिल क्या था? मद्रास, बॉम्बे, असम, कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग था। आपको ध्यान देना है, तमिलनाडु में लागू करने वाला अलेक्जेंडर रीड, मद्रास में लागू करने वाला थॉमस मुनरो, बम्बई में लागू करने वाला एलिफिस्टन। तीनों नाम ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तमिलनाडु में लागू की गई 1792 में। आगे इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया। रैयत मतलब किसान, तो भूमि का मालिकाना हक किसको दिया गया? किसानों को। जबकि जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों को दिया गया था, जिसके द्वारा यह प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1835 ईस्वी के बाद जी विंकेट और एच.ई. गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। आगे रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शंस क्या हैं? गुजरात में, बम्बई में, मद्रास में, उड़ीसा में, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। लेकिन अगर सब इसका सही आंसर जानना है ना, तो मद्रास में भी नहीं, तमिलनाडु का 12 महल जिला, क्योंकि इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं है या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अगर सर्वप्रथम पूछा है तो यहाँ आंसर उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तमिलनाडु का 12 महल जिला सबसे पहले लागू किया गया था। आगे भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। कहाँ पे? ऑप्शंस क्या हैं? बंगाल एवं मद्रास में, मद्रास एवं बंगाल में, मद्रास एवं पंजाब में, पंजाब और बंगाल में। तो रैयतवाड़ी प्रणाली कहाँ शुरू की गई थी? ये बंगाल और मद्रास में शुरू की गई थी। आगे थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। ऑप्शंस क्या है? अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो थॉमस मुनरो किससे संबंधित है? वो संबंधित है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। आगे मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? ऑप्शंस क्या है? मेलकॉम, मेटकॉफ, मुनरो, एलिफिस्टन। तो कौन संबंधित रहा है? मुनरो संबंधित रहा है। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी, किसने प्रारंभ की थी? थॉमस मुनरो ने, कॉर्नवालिस ने, मार्टिन बर्ड ने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन प्रारंभ किया है? थॉमस मुनरो ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ऑप्शंस क्या है? बंगाल प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। आगे है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ कहाँ की? ऑप्शंस क्या है? बंगाल प्रेसिडेंसी, आगरा, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया अंग्रेजों द्वारा? मद्रास प्रेसिडेंसी में। लागू करता कौन है? थॉमस मुनरो लागू करता है। आगे है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ऑप्शंस क्या है? पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में। तो कहाँ प्रचलित था? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी भारत तथा दक्षिण भारत दोनों में। देख लेते हैं, भारत में भू राजस्व वसूली हेतु प्रारंभ की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत तमिलनाडु के 12 महल जिले से प्रारंभ हुई थी, जिसे बाद में मद्रास, बॉम्बे, असम तथा कुर्ग में लागू की गई। अतः रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में पश्चिम भारत तथा दक्षिण भारत दोनों शामिल थे। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है इसमें? किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, 1, 2, 3 तीनों इसमें सही है, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दी जाती थी, सरकार रैयत को पट्टे देती थी और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देख लेते हैं, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में वहां रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया।
तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्यों लागू करना मजबूरी थी? क्योंकि वहाँ के भूखंड छोटे थे, ये भी ध्यान रखना आपको। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना हक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसानों की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो व्यवस्था का नाम हमसे पूछ रहा है जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक है। ऑप्शंस क्या दिया? जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, दहसाला प्रथा। उपरयुक्त में से कोई नहीं या उपरयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सी व्यवस्था था? उसकी व्यवस्था का नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? ऑप्शंस क्या दिया? जॉन सोर, अलेक्जेंडर डफ, कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो। तो रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है, कहने वाले का नाम है थॉमस मुनरो। इसकी डिटेलिंग करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड थे। भारत में अंग्रेजों ने इसे सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल में लागू किया था। इस व्यवस्था के तहत रैयतों को भूमि को मालिकाना हक अधिकार दिया गया था। इस व्यवस्था के संबंध में थॉमस मुनरो ने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो भूमि के मालिक थे वो किसान ही थे। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया। कारण है, तो कथन क्या है? ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भूभागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण क्या है इसका? कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो ये दोनों सही हैं, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि यहाँ अलग आप खुद देखते हैं, रैयतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, बाकी एक और व्यवस्था ब्रिटिशों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में लागू की गई, और इससे क्या हुआ कि अलग अलग किसानों के वर्ग भी बन गए थे। अभी तक जो हम नहीं पढ़े हैं वो महालवाड़ी बंदोबस्त नहीं पढ़े हैं। तो महालवाड़ी पद्धति देख लीजिए कि महालवाड़ी पद्धति जो थी वो लगभग 30% हिस्सा संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी। महालवाड़ी कितने परसेंट हिस्से पे? 30%। कहाँ कहाँ पे? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब में। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि इसने भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए थे। आगे है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रणाली क्या है और क्षेत्र क्या है? रैयतवाड़ी प्रणाली मद्रास, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, महालवाड़ी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, तालुकदारी प्रणाली बंबई या मुंबई। ये गलत है, क्योंकि तालुकदारी प्रणाली कहाँ से संबंधित है? यह व्यवस्था मुख्यतः अवध क्षेत्र में प्रचलित थी। आगे कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस क्या हैं? राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। दूसरा है, बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता था तो उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। तो इसका हमसे पूछा कौन सा सही है, तो केवल दो सही है। पहला गलत क्यों है, इसको देखते हैं। राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत व्यक्तिगत किसान या रैयत सीधे सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे, और किसानों को खराब फसल या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट नहीं दी जाती थी। खराब फसलों या प्राकृतिक आपदाओं के लिए राजस्व भुगतान में कोई स्पष्ट छूट या लगान से मुक्ति प्रदान नहीं की जाती थी, बल्कि कभी कभी कुछ राहत प्रदान की जाती थी या उनका लगान थोड़ा घटा दिया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, छूट नहीं मिलती थी, कुछ कम दिया पड़ता था उनको। आगे है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था, के तहत जमींदारों को भूमि के मालिक या स्वामी के रूप में स्थापित किया गया था। राज्य की भू राजस्व की मांग अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन यदि जमींदार एक नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसकी जमींदारी सरकार द्वारा लेकर नीलाम कर दी जाती थी, उसके अधिकार नए मालिक को हस्तांतरित हो जाते थे। अतः दूसरा कथन सही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रश्न में कॉर्नवालिस के द्वारा राजस्व ग्रहण की बात की गई, जबकि कथन एक में रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में बात की गई है, जिसका संबंध कॉर्नवालिस से नहीं था। संभवतः इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। हालांकि यदि कथन की सत्यता को आधार बनाया जाए तो विकल्प 2 अर्थात कथन 2 भी सत्य है। अगला प्रश्न है,
पंजाब में भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शंस क्या हैं? 1850, 1900, 1895, 1905। तो पंजाब में भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया 1900 में। इसके तहत किया क्या गया था? इसके तहत कृषकों को भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना काफ़ी हद तक नियंत्रित हो गया था। अगला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस क्या है? 1835 में, 1839 में, 1837 में, 1841 में। तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई है? ये हुई 1839 में। आइए देखते हैं, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यह कंपनी 50 लाख रुपए या 5 लाख पाउंड की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। असम कंपनी इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी जो वर्तमान में भी कार्यरत है। तो सब वर्तमान में कार्यरत क्या है? असम कंपनी इंडिया लिमिटेड, और यही सबसे पुरानी है असम की। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शंस क्या हैं? लॉर्ड हेस्टिंग, हॉल्ट मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो महालवाड़ी बंदोबस्त किसने शुरू किया है? उसका नाम है हॉल्ट मैकेंजी। शुरू कहाँ किया है? बंगाल में। आइए देखते हैं इसको। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, में भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महालवाड़ी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत और पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। महालवाड़ी पद्धति में जमींदार और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उनकी जगह बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ व्यवस्था है, एक तरफ संबंधित जगह का नाम है। तो जजमानी कहाँ की है? उत्तर भारत की है। बाराबलूट कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। मिरासी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अडाडे कहाँ की है? कर्नाटक की है। आपको ये ध्यान रखना है। आगे है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? मतलब ये अगर स्पेसिफिक टाइम डेट दिया होता तो बताना आसान होता, लेकिन ये ओवरऑल पूछ रहा हमसे कि मतलब ये जो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना खर्च होता था। ऑप्शंस क्या दिया? 40%, 50%, 45%, 55%। तो कितना खर्च हुआ होता था? एवरेज 40%। ये हम 40% क्यों मान रहे हैं? क्योंकि लोक सेवा आयोग ने 40% ही माना है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? अब कथन क्या क्या दिया? इसमें पहला कथन है कि देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। दूसरा है, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तीसरा है, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। चौथा है, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। तो ये अपवाह सिद्धांत क्या है? भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, जिसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिलता था। सही ऑप्शन क्या है? बी। इसको देख लेते हैं। धन के बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को कोई इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों पंपलेट, पेपर्स, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शंस क्या हैं? दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। तो निकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस क्या हैं? एम.एन. रॉय, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी। तो आर्थिक दोहन कौन बोल रहा है? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। दूसरा इसका कारण क्या दिया गया कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था।
ऑप्शंस क्या दिया, ए तथा आर सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ ध्यान देना है कि दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी तथा इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। पेपर में पूछा जाता है कि धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा है, तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। ऑप्शंस क्या है, दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त, जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे, ये तीनों थे, दादा भाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और आर सी दत्त भी थे। देख लेते हैं इसको डिटेल में। 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। वह थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, आईसीएस अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त जी वी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, और ये क्या है जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक सदस्य थे। इनके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ा बाधा उपनिवेशवाद ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। ऑप्शंस क्या है, बाल गंगाधर तिलक, एम.जी. रानाडे, आर सी दत्त, सर सैयद अहमद खान। तो दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में बिलीव कौन नहीं करता था, उसका नाम है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास व भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वह दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ऑप्शंस क्या है, 1900 ईस्वी में, 1902 में, 1901 में, 1903 में। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कब प्रकाशित हुई है, 1901 में प्रकाशित हुई है। देख लेते हैं डिटेल में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। यह पुस्तक वर्ष 1901 में लंदन के स्वान सोनेसाइन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई थी। कब, 1901 में लंदन के स्वान एवं सोनेसाइन कंपनी द्वारा। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। फिर वही है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो किसने लिखी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ध्यान दीजिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मनोहर घोष, फिरोज शाह मेहता आदि के साथ मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया था। इसका गठन भारतीय छात्रों द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो कौन थे पहले भारतीय, दादा भाई नौरोजी। पार्टी का नाम लिबरल पार्टी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। अभी पढ़ के आ रहे हैं किस दल पे ये लड़े हैं, उदारवादी दल पे या लिबरल पार्टी पे। आगे है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। अभी ऊपर देखे हैं। आगे है, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। तो दोनों कथन इसके सही हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और 1 और 2 दोनों, मतलब सी ऑप्शन सही है इसका। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारत व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। तो दादा भाई नौरोजी की देन क्या क्या थी। पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ये तो इनकी देन थी। आगे, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। ये भी है। तीसरा है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। ये भी है। इनकी क्या क्या है, कौन सी कथन सही है। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उन्होंने इस
सही पूछा हमसे, तो उन्होंने इस व्याख्या को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा, उन्होंने प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में ये ऐसा किए नहीं है। तीसरा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया, तो ये भी नहीं किए हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आर्थिक पक्ष को ज़्यादा उजागर किया, तो इसका सर्वाधिक प्रभावी हमसे पूछा। अगर ये सर्वाधिक शब्द नहीं होता तो इसका सही उत्तर तीनों हो जाता, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक पूछा है, इसलिए पहला ही सही होगा। तो यहाँ सर्वाधिक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा आप। आगे देखते हैं 49वां प्रश्न। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शंस क्या है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। तो किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। डिटेल में देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। मार्क्स ने अपनी रचनाओं में लिखा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारत की पारंपरिक आर्थिक और सामाजिक संरचना को नष्ट कर दिया है। मार्क्स का मानना था कि ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद ने भारतीय किसानों और दस्तकारों का शोषण किया और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सिंचाई व्यवस्था का पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या है? सर आर्थर कॉटन, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कौन है दक्षिण भारत में? सर आर्थर कॉटन है। देख लेते हैं डिटेल में। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया, इसीलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस क्या है? औरंग, बेनियान, मिरासीदार। और औरंग के आगे क्या लिखा है? ये लिखा है राजकोष का प्रभारी, जो कि गलत है। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये सही है। मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता, ये भी सही है। ये आप देखेंगे ना तो मिरासीदार ये दक्षिण भारत के एरिया में होते थे। तो सही उत्तर क्या है इसका? बी, 2 और 3। औरंग फारसी का शब्द है जिसका अर्थ गोदाम होता है। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। ध्यातव्य है, औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं के लिए भी किया जाता है। बेनियान पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के मध्यस्थ का काम करते थे। मिरासी शब्द जिसका अर्थ उत्तराधिकार होता है, रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राजस्व का इकलौता नामित राजस्वदाता माना गया। ध्यान रखिएगा ये बात आप। आगे, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? ऑप्शंस क्या है? भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि हुई। दूसरा क्या है? भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। तीसरा है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। चौथा है नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। देख लेते हैं इसको। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसानों को अब नकद राशि की आवश्यकता थी। इसीलिए किसान भी उन फसलों को लगाने के लिए विवश हुआ जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके, जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबर, कॉफ़ी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई, जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? ऑप्शंस क्या दिया? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। अगला है, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। पढ़ लेते हैं इसको। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में अनुद्योगीकरण का काल कहते हैं। इसके लिए अग्रलिखित नीतियां उत्तरदायी थी। पहली क्या थी? भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना। दूसरी क्या थी? भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी। तीसरी है ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात। चौथी क्या है? रेल के मार्गों के निर्माण की दिशा में प्रयास। पांचवा क्या है? विदेशी निर्यातकों को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना इत्यादि।
इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग को विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है, यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खादी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया तथा जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना, कार्ल मार्क्स। ठीक, बोल क्या रहे हैं, यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खादी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया तथा जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से ही भर दिया। इस तरह से आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम 1857 की क्रांति की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।